Bismillahirrahmanirrahim. First topic which we are going to discuss is random variable. What is do you mean by random variable? हम इसको define करेंगे random variable को. लेकिन random variable को define करने से पहले मैं कुछ concepts जो पुराने हैं उनको just verbally overview कर दूं. कुछ definitions verbally overview करूंगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि probability statistics की जो पुरानी चीजें हैं वो एक एक चीज को हम यहाँ पे बैठ के रिवाइज करें. ये हमारा कोर्स जो है आगे का कोर्स है. हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पुरानी चीजें आती होंगी. मतलब प्री रैक होने का मतलब होता है सिर्फ कागज पे नहीं, आपको एक्चुअली ये कोर्स आना चाहिए. प्रोड्यूसर मैंने आप लोग से लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि इन चीजों को रिवाइज रिव्यू करके आएगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को हल्का सा फिर भी बता देता हूँ. देखिए, आप जब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस किया जाए कि जिसके जब आप उसको प्रोसेस को रन करेंगे तो आपको रिजल्ट में कुछ आउटकम्स मिलेंगे. कुछ रिजल्ट मिलेगा, मतलब कोई आउटकम्स मिलेंगे, उसको आप एक्सपेरिमेंट कहते हैं. वो एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है. वो कॉइन टॉसिंग हो सकती है. ये यूजुअली इससे ही बात स्टार्ट की जाती है. कॉइन टॉसिंग की एग्जांपल इसलिए दी जाती है क्योंकि उससे बात को समझना आसान होता है. तो कोई भी आपके पास चीज आप करो, कोई भी ऐसा प्रोसेस रन करो कि आपके पास रिजल्ट में उसका कुछ आंसर आ जाए, उसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. उसके बाद एक और डेफिनेशन है उस सैंपल स्पेस की. सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो जो रिजल्ट में चीजें आ सकती हैं, उन तमाम पॉसिबल आउटकम्स को एक जगह पे लिख दें, लिस्ट कर दें. मतलब तमाम पॉसिबल आउटकम्स को लिख देने का नाम सैंपल स्पेस है. मतलब एक सेट है इसमें तमाम पॉसिबल आउटकम्स को लिखा जाता है. और थर्ड डेफिनेशन इज इवेंट. इवेंट क्या होता है? इवेंट के बारे में हम ये कहते हैं ये सैंपल स्पेस का कोई सबसेट होता है. सैंपल स्पेस के देखा आपने वो कोई एक सेट है. अब उसके बेशुमार सबसेट बनाए जा सकते हैं. अब बात यह है कि आप उसमें स्टडी करना क्या चाह रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सैंपल स्पेस में एक यहाँ पे बनाओ सैंपल स्पेस. दो कॉइन आपने टॉस किया. दो कॉइन आप जब टॉस करेंगे तो आपके पास जो पॉसिबल तमाम पॉसिबल आउटकम्स को अगर आप लिस्ट करें तो उसमें हो सकता है फर्स्ट कॉइन टॉस करने पे हेड आए, सेकंड कॉइन पे भी हेड आ जाए, और फर्स्ट कॉइन पे हेड आ जाए, सेकंड पे टेल आ जाए, इसी तरह फर्स्ट पे टेल आ जाए, देन हेड एंड लास्ट टेल. ठीक है, सैंपल स्पेस इसमें तमाम पॉसिबल आउटकम्स को आपने लिस्ट किया हुआ. इसको आप सैंपल स्पेस कहते हैं. इवेंट, व्हाट इज इवेंट? इवेंट जो है इसका कोई सबसेट है. आप इसमें स्टडी क्या करना चाह रहे हैं, आप इससे उसमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी क्या मांगी जा रही है, या उसमें काउंटिंग टेक्निक जो है वो क्या मांगी जा रही है, वो चीज़ है. उसको हम इवेंट का नाम देते हैं. तो इवेंट में जो है हमारे पास लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं इसमें स्टडी करना चाह रहा हूँ नंबर ऑफ एग्जैक्टली 1 मतलब वो तमाम इसमें सैंपल पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा हो. जिसमें एग्जैक्टली 1 हेड एक ये वाला सैंपल पॉइंट है. सेकंड सैंपल पॉइंट इज दिस वन. ये दो पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स हैं जो कि इसके अंदर है. तो ये आप देख रहे हैं इवेंट क्या है. एक जो ऊपर सैंपल स्पेस दिया हुआ है उसका ही सबसेट निकाला, उसी में से हमने कुछ चीजें निकाली हुई. तो इवेंट जो है हो सकता है कि पूरा सैंपल स्पेस ही आपका इवेंट हो सकता है मैं पूरे सैंपल स्पेस को स्टडी करना चाह रहा हूँ. हो सकता है जब मैंने जैसे इसमें कहा कि मुझे एग्जैक्टली 1 हेड को डिस्कस करना है, इसमें कितने सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं, हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर देयर, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स. एन ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स. एक इवेंट ए के अंदर कितने आ रहे हैं, आप कह रहे हो कि वो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इवेंट ए के अंदर 2 आ रहे हैं, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस वो कितने आ रहे हैं, वो इसमें आपको क्लियरली नजर आ रहा है, 4 आ रहा है. तो ये हमारे पास इवेंट होता है. अच्छा, अब जो है उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते थे. व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, लेट्स से मैं एक इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड करना चाह रहा हूँ. इवेंट ए जो है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये कहती है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स.
ये हमारे पास चीज थी, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि आप किसी चीज को स्टडी करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ एग्जैक्टली वन हेड्स कितने आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि पूरा जब एक्सपेरिमेंट रन किया जाता है तो कितने पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट में आते हैं, वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आता है। तो अगर आप इस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो डेट इज 2/4, यानी कि 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। ओके, ये तो हमारे पास कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप ऑलरेडी डिस्कस करते रहे हो। अब यहाँ पे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना सीखते थे, मतलब प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में आपने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसमें आप इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते थे। व्हाट इज मीन बाय इवेंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इवेंट में जो है हमने कहा है कि तमाम वो वाले सबसेट, ऐसा सबसेट बनाए जो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाह रहे हैं, यानी कि फेवरेबल थिंग्स जो है उसके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे। अब इसमें देखा जाए, ये तो खैर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एग्जांपल है। इसमें हमारे पास इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लोग प्रोबेबिलिटी में लोग जो है घबराते इसलिए है क्योंकि उसमें उनका कॉन्सेप्ट, परमुटेशन का कॉन्सेप्ट वहां पे उनका वीक होता है। अगर परमुटेशन और काउंटिंग टेक्निक्स का कॉन्सेप्ट आपका वीक ना हो तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आसान हो जाता है। तो इधर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी, हम इधर भी निकालेंगे, लेकिन इधर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पहले हम क्या करते थे, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते थे। इधर अगर आप फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब जो हम बात करेंगे रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे। अब फर्क क्या होता है इवेंट की प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी में, डिफरेंस क्या है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये बात डिस्कस करनी होगी कि रैंडम वेरिएबल होती क्या चीज़ है। तो ये चीज़ पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें बात को समझने में आसानी हो। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आई डोंट थिंक कि इसमें मैंने कोई ऐसी रॉकेट साइंस बयान की है कि इसमें आप लोग को समझ में ना आई ये बात। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में हमेशा रखिएगा। अब वो रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकाल लो या इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब मैं आता हूँ रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट के ऊपर। रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको इसी एग्जाम्पल से बात स्टार्ट करता हूँ, एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ ताकि बात सही से समझ में भी आ जाए। मेरे पास ये एग्जाम्पल क्या है, इस एग्जाम्पल में मैं क्या कर रहा हूँ, दो कॉइन्स को टॉस कर रहा हूँ। दो कॉइन्स टॉस किए तो मेरे पास तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो है वो ये बन रहे हैं, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब देखिए मैं इधर स्टडी क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने इधर डिफाइन कर दिया कि यार मैं इधर स्टडी करना चाह रहा हूँ नंबर ऑफ हेड्स को। अब ये जो मैंने कहा है कि मुझे नंबर ऑफ हेड्स को स्टडी करना है, तो इस सेंटेंस में यानी कि इस वर्ड के अंदर अगर आप देखें, इस पे पोजीशन ऑफ हेड का कोई जिक्र नहीं है। मुझे बस ये इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर सैंपल पॉइंट के अंदर हेड कितने आ रहे हैं, कौन से पोजीशन पे हेड आ रहा है, मुझे ये इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये इंटरेस्ट है कितने आ रहे हैं हेड्स। तो ये हमारा इंटरेस्ट जब होता है तो हम उसमें रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। रैंडम वेरिएबल होता क्या है, मैं आपको इसकी एग्जांपल और देता हूँ पहले। देखें आप लोग का सीएनआईसी नंबर होता है। सीएनआईसी नंबर में क्या और होता है, हर बंदे के साथ एक नंबर असाइन किया जाता है। वो नंबर जो असाइन किया जाता है उसके पीछे पूरी एक साइंस होती है कि उसमें एक खानदान का नंबर होता है, एक जिले का नंबर होता है उसमें, और आखिर में जो नंबर लिखा होता है इवन या ऑड, वो जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मेल या फीमेल को। तो उसमें 42101 डेट से है तो ये कराची है, और आगे जो नंबर लिखा होता है वो आपका खानदान का नंबर, और भी इसमें दीगर साइन होती है। उसमें क्या है, एक नंबर जनरेट किया जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि उसमें हर बंदे के साथ एक नंबर असाइन किया जाता है। इधर भी अगर आप कह रहे हो कि इधर जो मैंने कोटेशंस के अंदर लिखा है नंबर ऑफ हेड्स, यानी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, स्टडी नंबर ऑफ हेड्स को स्टडी करना चाह रहा हूँ। तो बजाय इसके कि मैं कोई भी एग्जांपल आए, कोई भी प्रोबेबिलिटी का सवाल है, मैं हर दफा मुझे क्या करना पड़ता था, पहले हर पार्ट के लिए अलग अलग इवेंट बनाना पड़ता था।
इधर जो है हमारी वर्किंग आसान हो जाएगी। कैसे आसान होगी? ये कह रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स, यानी कि अगर आप इस वाले में देखें फर्स्ट सैंपल पॉइंट के अंदर, फर्स्ट सैंपल पॉइंट में नंबर ऑफ हेड्स कितने नजर आ रहे हैं? फर्स्ट सैंपल पॉइंट में नंबर ऑफ हेड्स आर 2, इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ हेड्स आर 1, इसमें नंबर ऑफ हेड्स इज ऑल्सो 1, एंड इसमें नंबर ऑफ हेड्स इज 0। कोई हेड नहीं है, दोनों टेल्स आ रहे हैं। तो यानी कि मैं एक्चुअली करना क्या चाह रहा था, नंबर ऑफ हेड डिस्कस करना चाह रहा था, तो बजाय इसके कि मैं सैंपल पॉइंट, एक एक सैंपल पॉइंट को यहाँ पे बनाऊं, मैं यहाँ पे हर सैंपल पॉइंट के साथ एक नंबर असाइन कर देता हूँ। समटाइम ऐसा भी होता है कि आप अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इतने ज्यादा बनते हैं कि एक एक सैंपल पॉइंट को लिस्ट कर देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि बजाय इसके कि एक एक को लिस्ट करें, हम ये कहते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं। आपने कहा भाई इसमें मिनिमम नंबर ऑफ हेड्स 0 हो सकते हैं, और इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ हेड्स 1 हो सकता है, और नंबर ऑफ हेड्स इसमें 2 हो सकता है। आपने एक बात इसमें इस तरह से कर दी। बजाय इसके कि एक एक को लिस्ट करें, मतलब सैंपल पॉइंट बनाना अमूमन मुश्किल भी होता है, तो हम जो है ये लिस्टिंग से यहाँ पे हमें निजात मिल जाती है। हम जो है काम को आसान करने के लिए हर सैंपल पॉइंट के साथ एक नंबर असाइन कर देते हैं। तो ये जो नंबर असाइन कर देते हो, इस नंबर असाइन करने को हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। रैंडम वेरिएबल यानी कि एक फंक्शन है जिसमें जिसमें इनपुट जो है हमारे पास कोई सैंपल पॉइंट जाता है और आउटपुट में हमारे पास कोई नंबर आता है। यानी कि हमारे पास हर सैंपल पॉइंट के साथ एक नंबर असाइन कर दिया जाता है। यूजुअली रैंडम वेरिएबल को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिस है, वेरिएबल जो है हमेशा एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इसमें कोई और भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। तो जब भी किसी रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए प्रोबेबिलिटी का, तो उसमें सबसे पहला काम आप ये करें कि क्लियरली डिफाइन करें। आप अपने जहन में क्लियर पिक्चर लेके आ जाए कि आप यहाँ पे करने क्या जा रहे हो, किस चीज को स्टडी करने जा रहे हो। जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी, जब तक आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसमें जो है मैंने आपसे कहा कि मुझे इसमें क्लियर मैंने कर दिया कि भाई मुझे इसमें नंबर ऑफ हेड्स डिस्कस करना है। अब इसमें देखा जाए, इस एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ टेल्स को भी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन मैंने भाई एक क्लियर पिक्चर कर दी कि नहीं भाई मुझे नंबर ऑफ हेड से इंटरेस्ट है, यानी कि मैं इसको स्टडी करना चाह रहा हूँ। कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए तो उसमें सबसे पहला काम आपको ये डिफाइन करना है कि क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल क्या लेना। अच्छा जनाब, तो रैंडम वेरिएबल को यूजुअल एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें रैंडम वेरिएबल जब डिफाइन किया जाता है तो उसको कैपिटल लेटर से यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जब रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज की बात की जाती है तो उसको स्मॉल अल्फाबेट से लिखते हैं। यानी कि इसमें एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आएंगी? 0 1 2। व्हाट इज 0 1 एंड 2? ये इधर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जब दो कॉइन टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ हेड्स माइट बी 0, माइट बी 1, माइट बी 2। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं इसी एग्जांपल को फर्दर एक्सटेंड करता हूं। मैंने कहा भाई एक कॉलम बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। एक एक्स और दूसरा मेरे पास यहाँ पे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, यानी कि हर नंबर की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पे फाइंड करने जा रहा हूँ। एक्स की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2। ख्याल रखिएगा ये 0 1 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि मैं एक तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूँ 0 हेड की। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखें 0 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0 हेड के ऐसे कितनी दफा हो रहा है इसके अंदर के हेड 0 आ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जहन में रखिएगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ऐसा कितनी दफा हो रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ हेड्स 0 आ रहा है? उसमें एक दफा ही हो रहा है।
ये एक वाहिद सैंपल पॉइंट ये वाला है, इसमें हो रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ हेड्स कोई नहीं आ रहे, जीरो आ रहा है, सॉरी सिर्फ एक दफा ऐसा हो रहा है। तो इधर आएगा 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, आपको नजर आ रहा है टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर पॉसिबिलिटीज है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4 आएगी। ये बात जहन में रखिएगा कि ये जो जीरो है इसका रोल प्रोबेबिलिटी में कोई नहीं है, इसका रोल ये नहीं है कि कुछ लोग कह देते हैं इधर जीरो है तो ये 0.4 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जीरो जस्ट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नंबर ऑफ हेड्स जीरो कितनी दफा आकर हो रहा है ये क्लियरली नजर आ रहा है, एक ही दफा ऐसा हो रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ रही है। अब इस पे आ जाए, ऐसा कितनी दफा हो रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स 1 आ रहे हैं, ऐसा 2 दफा नजर आ रहा है, एक ये वाला सैंपल पॉइंट है और एक दिस वन। मुझे हेड की पोजीशन से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कौन सी पोजीशन पे हेड आ रही है, कौन से कॉइन पे हेड आ रहा है, मुझे इस बात से इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये इंटरेस्ट है कि हाउ मैनी टाइम्स हेड विल अकर, वन हेड विल अकर। तो 2 दफा ऐसा हो रहा है, 2 दफा ऐसा हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 4, तो 1/2 हो जाएगा, मैंने समझाने के लिए अभी 2/4 लिखा। और ऐसा नंबर ऑफ हेड्स 2 आए, ऐसा कितनी दफा हो रहा है, ऐसा एक दफा ही हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ हेड्स 2 आए, वो भी एक दफा ही हो रहा है। तो ये तमाम पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज इस केस की मैंने यहाँ पे लिख दी। एनी प्रॉब्लम? एक स्टूडेंट ने पूछा है कि हमने सिर्फ 0 1 2 क्यों लिखा है, वजीहा ने शायद पूछा। इसमें जो है, इसमें जो है हमारे पास एक्चुअली हो ये रहा है कि x की वैल्यू 0 1 2 देखें, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने कहा नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं, तब आपने 2 दफा कॉइन टॉस किया, दोनों टाइम्स टेल आ गई, ठीक है ना, आप फॉर एग्जांपल जो है ना एक कॉइन टॉस कर रहे हैं कि अगर जो है हेड आया तो मैं पढ़ूंगा और अगर टेल आया तो जो है मैं कोई वीडियो देखूंगा। तो आप जो है एक दफा आपने कॉइन टॉस किया, उस वक्त टेल आ गया, और अगर फिर आपने दूसरी दफा कॉइन टॉस किया, दूसरी दफा भी टेल आ गया, दोनों दफा आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो बहरहाल ये वो अलग है, तो मतलब इसमें मिनिमम नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं, 0, और मैक्सिमम आप 2 दफा कॉइन टॉस कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम जो है हमारे पास 2 हेड्स आ सकते हैं। ओके चलें, अब मैं इसी एग्जाम्पल के बाद अब मैं एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। ये 2 एग्जाम्पल जो है ये ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, इनसे हम कॉन्सेप्ट को लेके स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हेड एग्जाम मतलब हेड टेल वाली एग्जाम्पल, कॉइन टॉसिंग वाली एग्जाम्पल और डाई रोल वाली एग्जाम्पल, इससे बाद स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे जाके उन एग्जाम्पल्स पे आएंगे, जैसे कोई सैंपल हम ड्रॉ करेंगे, हमारे पास कोई शिपमेंट होगी, उस शिपमेंट में हमारे पास 2 तरह के आइटम होंगे, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, उस तरह की एग्जाम्पल पे हम मूव करेंगे। तो मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल ये है कि लेट्स से 2 डाई 2 डाई रोल साइमल्टेनियसली, तो इसमें अगर आप पॉसिबल सैंपल स्पेस बनाने बैठेंगे तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। आप इसमें तमाम पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स के तमाम पॉसिबल आउटकम्स अगर आप लिखते हैं तो ये हमारे लिए इतना ज्यादा काफी ज्यादा लेंदी हो जाता है। लेकिन जब आप इसमें प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में पढ़ते थे तो हमें सारे लिखने पड़ते थे, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स चाहिए होते थे और यहाँ से इवेंट भी निकालना होता था। तो मैं थोड़े से लिख देता हूँ, उसमें हमारे पास ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट डाई में 1 आ जाए, सेकंड डाई में भी 1 आ जाए, फर्स्ट डाई में 1 आ जाए, सेकंड में 2 आ जाए, फर्स्ट में 1 आ जाए, सेकंड में 3 आ जाए, अप टू सो ऑन, फर्स्ट में 6 आ जाए, सेकंड में भी
6 आ जाए, तो ये टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इसमें कितने आएंगे? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स विल बी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स विल बी 36। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स तो 36 आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे स्टडी क्या करना है, मैं अब वो चीज यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। क्वेश्चन में आपसे जिस चीज की प्रोबेबिलिटी मांगी जाती है वही आप रैंडम वेरिएबल अज्यूम कर लें। ये बात हमेशा याद रखें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आगे हमारे पास जो टॉपिक आएगा, ये चीज जो मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ, आप इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपसे जब भी कहा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आगे के ऑफ के बाद जो चीज लिखी होती है, जो चीज जिस चीज की प्रोबेबिलिटी मांगी जाती है, आप वही रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी मांगी जा रही है सम ऑफ द नंबर्स, उससे कह रहे हैं कि भाई इनमें ये जो आप बाई रोल करते हैं ना, दो नंबर्स आते हैं, इनका सम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ नंबर्स। प्रोबेबिलिटी जिस चीज की भी मांगी जाए, डेट इज योर रैंडम वेरिएबल। तो x जो है वो सम ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि x की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है? जब आप सम निकालेंगे, दो डाई रोल होते हैं, मिनिमम वैल्यू x की क्या आएगी दो डाई रोल होने पे? जी बिल्कुल सही है, x की वैल्यू मिनिमम जो हमारे पास आ सकती है डेट इज 2। इसके अलावा 1 + 2 3 आ सकता है, 2 और 1 इस पे भी 3 आता है सम। और इसी तरह से हमारे पास सम 4 आ सकते हैं, जैसे 1 3 है और 2 2 है, 3 1 है, ये सम आपको 4 देते हैं। इसी तरह से 5 सम आ सकता है। 5 कब कब आ सकता है हमारे पास सम, यानी कि 1 और 4, 2 3 3 2 और 4 और 1, ये सम 5 आते हैं। इसी तरह से मैक्सिमम सम क्या आ सकता है, 6 और 6। आपने डाई रोल किए दोनों पे, 6 और 6 आ गया, तो यानी कि मैक्सिमम सम जो है हमारे पास आ सकता है डेट इज 12। ओके जनाब, ये हमारे पास, थैंक यू। अब हो गई, अब हो रही है। अब सही है, कंटिन्यू कर दीजिए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हम बिल्कुल सेम उसी तरह का टेबल बना रहे हैं जैसे ऊपर हमने ऊपर वाली एग्जाम्पल में हमने बनाया था। उसमें हमने यही काम किया था कि हमारे पास जो जो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज हमने यहाँ पे लिखी थी। बिल्कुल सेम काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सम हमारे पास हुआ है ऐसा एक दफा ही होगा, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। 36 क्यों है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 36। इसी तरह से सम 3 है, ऐसा कितनी दफा पॉसिबल है कि हमारे पास सम 3 है? तो ऐसा सम 3 आया, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक 1 2 है, एक 2 1 है। तो सम इन दो केसेस में हमारे पास 3 आएगा, 2/36। ये सिंप्लीफाई करते रहेगा, वो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसी तरह से सम 4 है, ऐसा कितनी दफा पॉसिबल है? सम 4 है, 1 3 पे आएगा, 2 2 पे आएगा और 3 1 पे आएगा, तो सम 4 3/36। इसी तरह से सम 5 पे आप देखेंगे तो 4 टाइम ऐसा होता है सम 5 है, यानी कि हमारे पास 1 4 2 3 3 2 और 4 1, 4 टाइम ऐसा होगा कि सम 5 है। इसी तरह से सम 6 है, ऐसा 5 टाइम्स है, जो कि सम 6 है। सम 7 है, ऐसा कितनी दफा होगा? ये सम 7 जो है हमारे पास, सम 7 वाला केस, ये 6 टाइम्स अकर होगा, 1 6 और इसी तरह से 2 5 और 3 4 4 3 और 5 2 और 1 6 6 1 सॉरी। तो ये 6 टाइम्स ऐसा होगा सम, या सम 8 जो है, लेकिन अब देखें आप नंबर्स यहाँ पे रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। सम 8 वाला केस जो है, वो कितनी दफा ऐसा होगा कि सम 8 आए? इसमें पॉसिबल कौन कौन से बनेंगे सम 8 वाले? ये 5 बनेंगे सम 8 में, हमारे पास 2 6 आएगा, 3 5 आएगा, 5 3 आएगा और इसी तरह से 6 2 आएगा। तो 5 टाइम ऐसा होगा कि सम हमारे पास 8 आए। इसी तरह से 9 सम आ जाए, ऐसा कितनी दफा पॉसिबल है? 4 टाइम्स। सम 10 जो है,
3 टाइम्स आएगा, सम 11 2 टाइम्स ही है जो कि सम 11 आएगा, यानी कि उसमें हमारे पास 5 6 और 6 5 पे सम 11 आएगा, यानी कि 2/36 एंड 1/36। ये इत्तेफाक से इस एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा है कि एकदम इंक्रीज होते होते फिर रिड्यूस होना शुरू हो गया। ये हर एग्जाम्पल में ये चीज अप्लाई नहीं की होती है, इस एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा है, इंक्रीज होते होते फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया। एनीवे तो ये आपने हर रैंडम वेरिएबल कॉरेस्पॉन्डिंग क्या किया, प्रोबेबिलिटीज लिखी है। अब देखिए, आपने जब ये टेबल बन जाता है तो हमारे पास किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमसे मांगी जाए तो वो हम बड़े इजीली निकाल सकते हैं। मुझसे जब मैं ये टेबल मेरे पास मांग लिया, मुझसे टेबल मेरे पास गिवन है, मुझसे बोला जाए कि यार आप ऐसा करें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम विल बी 6। आप जस्ट टेबल में देखें सम विल बी 6, 6 के आगे प्रोबेबिलिटी क्या लिखी है, 5/36। आप फौरन आंसर लिख देंगे। आपको इसमें पहले की तरह पूरा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी तो हमने पूरा टेबल बनाया है आपके सामने, लेकिन यूजुअली हमारे पास ये टेबल गिवन होता। अच्छा जनाब, ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल और दी। अब मैं आता हूँ रैंडम वेरिएबल की टाइप्स के ऊपर। रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन हो गई। रैंडम वेरिएबल में हमने कहा है कि रैंडम वेरिएबल आर ऑफ टू काइंड्स। रैंडम वेरिएबल सॉरी, रैंडम वेरिएबल की दो डेफिनेशन हमने, दो एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं। रैंडम वेरिएबल के बारे में हमने ये डिस्कस किया कि हर सैंपल पॉइंट के साथ एक नंबर असाइन कर दो, उसको आप रैंडम वेरिएबल कहते हो। और नंबर क्या असाइन करना है, ये एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी करता है कि आप करना क्या चाह रहे हो, स्टडी क्या करना चाह रहे हो, वही आप उसी हिसाब से नंबर असाइन करते हैं। ऐसे अंधाधुंध नंबर असाइन नहीं किए जाते, मतलब उसमें पूरी सोच समझ के नंबर असाइन किया जाता है और उस हिसाब से फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकल। तो एनीवे, रैंडम वेरिएबल को क्लासिफाई किया जाता है दो तरह से। एक होता है हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, second is continuous random variable. What is discrete random variable? सही है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में यही है कि ऐसा रैंडम वेरिएबल जो कि इंटीजर्स की फॉर्म में हो। फुल नंबर का वर्ड मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंटीजर भी हो सकते हैं। मतलब डिस्क्रीट के केस में हम ये कहते हैं कि जो कि काउंटेबल हो। जैसे अभी दोनों एग्जांपल जो मैंने दिए वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के एग्जांपल है, उसमें नंबर्स काउंटेबल है, यानी कि पहले 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, मतलब काउंटेबल है, सम काउंटेबल है। इसी तरह से आप इससे पहले वाली जो कॉइन टॉसिंग वाली एग्जांपल है उसमें भी आप देखें, उसमें एक्स की वैल्यू 0 1 2 आ रही है, तो ये भी काउंटेबल है। जब काउंटेबल रैंडम वेरिएबल होता है उसको डिस्क्रीट कहते हैं, और एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये अनकाउंटेबल नेचर का होता है, जैसे टाइम है आपका अनकाउंटेबल है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब इसके टॉपिक पे आएंगे। अभी फिलहाल हमारा टॉपिक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने बस अभी ये डिस्कस किया है कि रैंडम वेरिएबल आर ऑफ टू टाइप्स, एक डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस। अभी हम जितनी भी बात कर रहे हैं तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस रैंडम वेरिएबल में जो हम डिस्कस करते हैं वो होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी इसको कुछ बुक्स में लिखा हुआ होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और शॉर्ट में इसको पीडीएफ कहते हैं। ये वो वाला पीडीएफ नहीं है जो आप अपनी कंप्यूटर में जो पीडीएफ फाइल्स होती है वो कुछ और चीज है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है वो। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ जो है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये वो चीज है। कुछ बुक्स में इसका नाम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी होता है, एक ही चीज है। अब ये होती क्या चीज है, अब देखा जाए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैं ये कहूंगा कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप कहेंगे नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो के पढ़ा है तो आपको ये बात माननी पड़ेगी, बिकॉज आई एम टीचर।
तो ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ऊपर जो दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं ना, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। होती क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज रिकॉल कराऊंगा जो कि आपने पढ़ी होगी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में। उसका नाम आपने यकीनन पढ़ा भी है और मतलब इसके ऊपर वर्किंग भी की है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप मेनली दो कॉलम्स बनाते थे, इसके अलावा और भी कॉलम बन जाते थे, डेली मार्क्स वाले भी बन जाते थे, लेकिन मेनली दो कॉलम्स होते थे। फर्स्ट कॉलम के अंदर आपका डेटा लिखा होता था। डेटा लिखने का मतलब इस फॉर्म में, या तो क्लास इंटरवल लिखा होगा, क्लास बाउंड्री, या फिर मिड पॉइंट, कुछ भी, मतलब डेटा लिखा हो किसी भी फॉर्म में, और उसके अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती थी। इसको क्या नाम देते थे आप? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल सेम इसी स्टाइल से हम इसको डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में होता ये है कि आपके पास एक रैंडम वेरिएबल लिखा होता है एक्स। अगर रैंडम वेरिएबल का नाम एक्स रखें, जरूरी नहीं है मैंने कहा है कि एक्स नाम रखा जाए, आपका दिल चाहे वाई और जेड रख लें। तो एक रैंडम वेरिएबल लिखा होगा, उसके अगेंस्ट जो है, इधर नाम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था तो इधर फ्रीक्वेंसी भी थी। डेटा के अगेंस्ट इधर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है नाम, तो इसका मतलब है कि इसके दूसरे कॉलम में प्रोबेबिलिटी लिखी होगी। तो रैंडम वेरिएबल की कुछ वैल्यूज लिखी होंगी, उसके अगेंस्ट यहाँ पे उनकी प्रोबेबिलिटीज लिखी होंगी। हर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू के अगेंस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी जब लिख दी जाए, देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कभी भी आपके पास इस फॉर्म में डेटा लिखा हुआ है, एक कॉलम में एक्स लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, तो आप इसको पीडीएफ उस वक्त कहेंगे, मतलब ये जो हमारे पास ये भी दे दिया जाए, मैं इसको कहूंगा दिस इज कॉल्ड पीडीएफ। इसको शॉर्ट में मैं पीडीएफ कहता हूँ। ये पीडीएफ कहलाएगा जब आपके पास ये तीन कंडीशंस अगर उसके अंदर मौजूद हो। मतलब ये नहीं कि हमेशा पीडीएफ नाम दे दो, ये तीन कंडीशन अगर इसके अंदर मौजूद है तो उसको हम पीडीएफ कहेंगे। अगर इन तीन में से किसी एक कंडीशन भी मिस कर जाए तो हम कहेंगे पीडीएफ नहीं है। पहली बात तो ये है, फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि ये जो आपके पास कॉलम में चीजें लिखी होती हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटीज। ये एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स क्या है, मैंने ऊपर भी लिखी थी एग्जाम्पल में, मैंने लेकिन उधर एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन अब आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो कैपिटल लेटर अल्फाबेट लिखा हुआ है, ये कैपिटल अल्फाबेट जो है बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन की जब बात करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और उसकी जब वैल्यू लिखते हैं उसको स्मॉल अल्फाबेट से लिखते हैं। तो इसको हम पढ़ते इस तरह से, इसको रीड इस तरह कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल व्हेन इट इज 0, यानी कि 0 हेड्स है जैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 यानी कि नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जो है यूजुअली एक नोटेशन इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स की जगह ये भी यूज, अब जो है आप जब भी एफ ऑफ एक्स देखें तो यही समझेगा कि एफ ऑफ एक्स का मतलब प्रोबेबिलिटी ही होता है। जहां पे भी एफ ऑफ एक्स हो तो समझ जाए प्रोबेबिलिटी ही है। यानी कि सेकंड कॉलम की जो हेडिंग मैंने ऊपर वाली एग्जांपल्स में लिखी है ना, उसकी हेडिंग में मैं एफ ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाली चीज, इसकी जगह पे मैं एफ ऑफ एक्स की हेडिंग भी यहाँ पे लगा सकता था। ये फर्स्ट कंडीशन है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं ये कहूंगा कि इस कंडीशन के बारे में हम ऑलरेडी ऊपर वाली दो एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हर रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज हम लिख चुके हैं। एक नई बात जो आपने यहाँ पे पढ़ी है कि वो ये है कि इनका नाम एफ ऑफ एक्स होता है।
अब जब आपने कहा है कि एफ ऑफ एक्स जो ये प्रोबेबिलिटीज हैं, तो प्रोबेबिलिटीज का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा चीज होती है, प्रोबेबिलिटी किसी चीज के अकर होने के चांसेस हैं। जब किसी चीज के अकर होने के चांसेस हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, किसी चीज के अकर होने के चांसेस हमेशा पॉजिटिव होते हैं या फिर नो चांस, जीरो चांस। आप इसमें ये वाला जो वर्ड है इसको हम इस तरह से बोल लें, फॉर ऑल एक्स। अगर जो लोग मैथमेटिक्स से इतना वाकिफ नहीं है तो इसको पूरा लिख लें, फॉर ऑल एक्स। एक्स की जो वैल्यू भी ले लें, हर एक्स की वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव आती है। ये बात हमें अंडरस्टूड है, हमें इसका कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का कि प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव आती है। थर्ड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। वो ये होती है कि मैं वो समझाने से पहले उन दोनों एग्जाम्पल पे आता हूँ बारी बारी। ये वाली जो एग्जाम्पल लिखी हुई है, इस एग्जाम्पल में मैं आपसे बोलूं कि यार ये ऐसा करें आप कि इसका सम निकालें, यू विल सी दैट जिसका सम, इसका आप जब सम निकालोगे, ये समीशन साइन होता है, सम को रिप्रेजेंट करता है, इसका सम निकालेंगे तो आप इनको सबको जब ऐड करेंगे तीनों को तो इसका आंसर आप देखेंगे 1 आएगा। करके आप देख लीजिए अगर यकीन नहीं आ रहा तो। 1/4 प्लस 2/4, 3/+1, ये 4/4 हो जाएगा। यानी कि इसका सम हमें क्लियरली नजर आ रहा है, इसका सम इज 1। सिमिलरली अगर आप इस एग्जांपल में भी आप इसका सम निकालें तो इसका सम जो है समीशन एफ ऑफ एक्स, इसका सम आप जब निकालोगे तो डेट विल बी इक्वल्स टू। तो ये ही हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर वो पीडीएफ है तो उसके लिए लाजमी है कि उसका सम हमेशा तमाम प्रोबेबिलिटीज का 1 आना चाहिए। फॉर ऑल एक्स का मतलब है कि जितने भी पॉसिबल है एक्स की वैल्यूज, उन सब का सम आप जब निकालेंगे तो 1 आएगा, ना 1 से बड़ा आएगा ना 1 से छोटा आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इसकी। यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लीजिए। अच्छा, कुछ लोग इसमें कह रहे हैं कि सेकंड कंडीशन के बारे में कुछ लोगों को क्लियर नहीं है। मैं तीनों कंडीशन थोड़ा सा रिव्यू करा दूं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमारे पास आप जब भी ये टेबल बनाते हैं रैंडम वेरिएबल के अगेंस्ट हमेशा जो चीज लिखते हैं वो प्रोबेबिलिटीज लिखी जाती है, और उन प्रोबेबिलिटीज को आप पी ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्मॉल एफ ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमेशा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। मतलब ये कह लें कि आपके पास जब भी ये टेबल बनता है उसमें एक कॉलम में रैंडम वेरिएबल होता है, दूसरे कॉलम में प्रोबेबिलिटी होती है, और उस प्रोबेबिलिटी की दो नोटेशन है, पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। और फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें ये बात पता है कि ये किसी इवेंट के अकर होने के चांसेस हैं, और किसी चीज के अकर होने के चांसेस कभी भी नेगेटिव नहीं होते। ग्रेटर देन जीरो मतलब है पॉजिटिव। हमेशा आंसर, प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है या जीरो आता है। पीडीएफ कब अप्लाई होगा ये आप पूछना है, क्या चाह रही है, मुझे इसमें आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। पीडीएफ देखें, आपको मैंने कहा है कि जब भी रैंडम वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं तो उसका पीडीएफ हमेशा बनाया जा सकता है। कभी भी रैंडम वेरिएबल हो, हमेशा उसका पीडीएफ बनाया जा सकता है। और जहां तक जीरो का ताल्लुक है, जीरो का ताल्लुक देखें, प्रोबेबिलिटी जीरो होने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज जीरो, यानी कि जो इवेंट अकर ही नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दूं, माइंड नहीं कीजिएगा कि मैं बोलूं कि भाई एक स्टूडेंट है बिजनेस स्टैट्स का, उसकी जीपी 4 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया जस्ट सिर्फ समझाने के लिए। तो ये जो है
ऑलरेडी जीरो, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। और सम जो है वन आने का मतलब ये हमेशा होता है। ये सम निकाल के मैं क्या दिखाऊं, सम तो आप सिंपली आप इसका अगर सम निकाल, किसी ने कहा है कि सम निकाल के दिखा दो, सम क्या निकाल के दिखाऊं, इसको आप प्लस कर लीजिए इन सारी प्रोबेबिलिटीज को, आप खुद ही देखेंगे इसका आंसर वन आएगा। ये पीडीएफ को डिफाइन करने के बाद अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आप करवाता हूँ आप लोग, और थोड़ी सी प्रैक्टिकल किस्म की एग्जांपल है। अभी जो मैंने ऊपर की दो एग्जांपल करवाई थी ये समझ लें कि सब समझाने के लिए, कॉइन टॉसिंग और डाई रोलिंग वाली अमूमन लोग कहते हैं कि सर इसका बिजनेस से क्या ताल्लुक है। इसका नो डाउट कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को ग्रिप करने में यहाँ से आसानी हो जाती है। हम कहते हैं कि भाई जिस तरह से इन एग्जांपल्स में काम हो रहा है इसी तरह से और एग्जांपल्स में भी काम होगा, इसलिए हम इस एग्जांपल्स को यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ कि लेट्स से मेरे पास कोई शिपमेंट है, उस शिपमेंट में देयर आर 10 एलसीडीज, और उन 10 एलसीडीज में दो तरह की एलसीडीज है। दो तरह की एलसीडीज इस तरह से कि उसमें से लेट्स से 7 आर नॉन डिफेक्टिव, एनडी का मतलब नॉन डिफेक्टिव है, और 3 एलसीडीज जो है वो डिफेक्टिव है। दो तरह की एलसीडीज हैं जो कि इसमें मौजूद है। अब उस शिपमेंट को चेक करना है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एसआई का पूरा कॉन्सेप्ट दिया था कि एसआई के अंदर बिजनेस स्टैट्स यानी फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम किस तरह का काम कर रहे होते हैं। हम उसमें यही काम कर रहे होते हैं कि कुछ सैंपल है, उस सैंपल के बारे में देखना चाह रहे हैं ये सैंपल किस टाइप का है। तो उस पूरी शिपमेंट को हम चेक नहीं करते, उसमें से एक सैंपल उठा के उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। मैं बजाय इसके कि 10 की 10 एलसीडीज को चेक करूं, मैं इस काम करूंगा। लेट सपोज मैं कहता हूं कि रैंडमली सेलेक्ट करता हूं, या ये कह लें कि रैंडम सैंपल मैं ले लेता हूं साइज 2 का। दो एलसीडीज को मैं रैंडमली चेक करूंगा और उसी के हिसाब से मैं पूरी पॉपुलेशन के हिसाब के ऊपर अपनी राय दे दूंगा कि भाई पूरा पॉपुलेशन इस तरह की। तो प्रॉब्लम क्लियर है कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अब देखें, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी रैंडम सिलेक्शन या रैंडम सैंपल को सेलेक्ट करने की बात करते हैं तो इसमें हमेशा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ये चीज आपने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में पढ़ी है। अब इसमें देखा जाए, मैं अगर कहूँ कि मैं यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या लेना चाह रहा हूँ, मैं असल में देखना चाह रहा हूँ कि मैं इंस्पेक्टर हूँ तो मेरी कामयाबी क्या है, मेरी सक्सेस ये होगी कि डिफेक्टिव निकल आए। तो यानी कि एक्चुअली मैं चीज देखना चाह रहा हूँ कि हाउ मैनी डिफेक्टिव्स आर देयर, यानी कि मैंने आपसे कहा है कि कोई भी क्वेश्चन आया रैंडम वेरिएबल का, उसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये डिफाइन करो कि आप रैंडम वेरिएबल क्या लोगे, या ये कह लो कि आप स्टडी क्या करना चाह रहे हो। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसमें दो तरह की स्टडी कर सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव को भी स्टडी कर सकता हूँ, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव को भी स्टडी कर रहा हूँ। अब बीइंग इंस्पेक्टर मेरे कामयाबी या मेरी कमाई कब होगी, जब डिफेक्टिव निकल आएंगे। तो बहरहाल ये चीज मेरे पास एक्स है। अब एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अच्छा, ये कुछ लोग कह रहे हैं रिपीट करने का। अच्छा चले, मैं दोबारा से थोड़ा बता दूं। हालांकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एग्जांपल मैंने लिया। मेरे पास इस एग्जांपल में लेट्स से कि 10 एलसीडीज हैं, और वो 10 एलसीडीज इस तरह से हैं कि उसमें मेरे पास दोनों तरह की एलसीडीज हैं, उसमें डिफेक्टिव भी हैं और नॉन डिफेक्टिव भी हैं। उसमें से डिफेक्टिव एलसीडीज 3 हैं लेट्स से, और नॉन डिफेक्टिव एलसीडीज जो है 7 है।
अब वो शिपमेंट जो आई है मैं उसको चेक करना चाह रहा हूँ कि वेदर दिस शिपमेंट इज, इसको मैं इस शिपमेंट के साथ मुझे करना क्या है, उसमें कोई डिफेक्टिव है या नहीं। मैं ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव को स्टडी करना चाह रहा हूँ कि इस शिपमेंट में डिफेक्टिव तो नहीं आ रही है कोई। मैं ये चेक करने के लिए बजाय इसके कि मैं 10 की 10 एलसीडीज को चेक करूं, मैं एक सैंपल ले, वो सैंपल जो है मैंने एक अपना बना लिया कि भाई मैं सैंपल जो है ना रैंडमली दो एलसीडीज को मैं रैंडमली सेलेक्ट करके चेक करूंगा। अब मैं जब दो एलसीडीज को 10 एलसीडीज मेरे पास पड़ी हुई है, ऐसे ही पड़ी हुई है एक बॉक्स में पड़ी हुई है 10 एलसीडीज, मुझे नहीं पता इसमें से सही कौन सी है खराब कौन सी है। अब उसमें से 10 में से 7 सही है, 3 खराब है। अब जो है मैं उन 10 में से जब दो एलसीडीज को सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स कितने आ सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। अब मैं 7 में से जब मैं दो सॉरी 10 में से 10 एलसीडीज आर देयर, मैं उसमें से 2 एलसीडीज सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि दोनों की दोनों एलसीडीज मेरे पास नॉन डिफेक्टिव में से आ जाए, यानी कि मुझे कोई डिफेक्ट ना मिले, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि मैं जो है जब एलसीडी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखिएगा, मैं सिर्फ दो एलसीडी सेलेक्ट कर रहा हूँ, 10 एलसीडी में सिर्फ दो को चेक कर रहा हूँ, बाकी को मैं छोड़ रहा हूँ। तो हो सकता है मैंने जब दो रैंडमली चेक करी, दोनों की दोनों सही निकले, उनमें कोई डिफेक्टिव ना हो, जीरो डिफेक्टिव है। और ऐसा हो सकता है कि 10 में से एक डिफेक्ट, दो 10 में से दो सेलेक्ट की, उसमें से एक डिफेक्टिव आ जाए और दूसरी नॉन डिफेक्टिव आ जाए, यानी कि एक नॉन डिफेक्टिव आ जाए। और ऐसा भी पॉसिबल है कि उसमें मेरे पास दोनों की दोनों डिफेक्टिव एलसीडीज आ जाए। तो ये मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स है इस एग्जाम्पल के अंदर। इज दैट क्लियर नाउ? इसमें एक्स की वैल्यू फर्दर आगे नहीं जा सकती क्योंकि मैं रैंडम सैंपल किस साइज का ले रहा हूँ, टू। एलसीडी सिर्फ दो से कर रहा हूँ, दो से ज्यादा सेलेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव दो से ज्यादा इंक्रीज ही नहीं कर सकता। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव। नंबर ऑफ डिफेक्टिव दो से ज्यादा इंक्रीज क्यों नहीं कर सकते, कि जब मैं सैंपल साइज ही दो का ले रहा हूं तो इससे ज्यादा डिफेक्टिव आ ही नहीं सकते। होपफुली ये बात जो है क्लियर हो गई होगी। एक मिनट दान हो जाए पहले। अच्छा जनाब, अब मैं यहाँ पे अगेन टेबल बनाना चाह रहा हूँ। मैं अगेन यही कहूंगा कि मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग को प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स आप लोग के स्ट्रॉन्ग है। एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है कि मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ जीरो डिफेक्टिव की। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक बात ध्यान में आपके होनी चाहिए कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसमें जब भी सिलेक्शन का केस आता है, रैंडम सिलेक्शन का, उस वक्त कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होता है। मैं 10 एलसीडीज में से कितनी एलसीडी सेलेक्ट कर रहा हूँ, टू सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो कि डिनोमिनेटर में आएंगे वो कितने, 10 में से दो सेलेक्ट, तो 10C2 यानी कि 10 कॉम्बिनेशन टू। कॉम्बिनेशन के लिए 10C2 भी लिखा जाता है, तो ये नोटेशन भी यूज की जाती है। न्यूमरेटर में आपके पास दो आपके पास कॉम्बिनेशन लगेंगे,
एक डिफेक्टिव के लिए बनने लगेगा और दूसरा नॉन डिफेक्टिव के लिए आपके पास लगेगा। डिफेक्टिव टोटल कितने? हाउ मैनी डिफेक्टिव्स आर देयर? 3। नॉन डिफेक्टिव्स कितने? ये बात जो मैं इधर बता रहा हूँ थोड़ी अगर आप गौर से सुन लें तो इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। नॉन डिफेक्टिव्स कितने? नॉन डिफेक्टिव्स आर 7। थोड़ा सा बात को गौर से देखिएगा। मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया जाता है उस वक्त जब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज, जब एंड का सेंस आ रहा हो। एंड का सेंस आ रहा हो यानी कि एंड का सेंस यहाँ पे कैसे आ रहा है? आपने एलसीडी सेलेक्ट करी, उसमें से दोनों तरह की एलसीडी सेलेक्ट हो है, डिफेक्टिव भी सेलेक्ट हो सकती है एज वेल एज नॉन डिफेक्टिव भी सेलेक्ट हो। तो एंड का सेंस आ रहा है इसलिए ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होंगे। अब ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ आपको, यकीनन पता होगी कि कॉम्बिनेशन यूं भी लिखा जाता है और यूं भी लिखा जाता है, तो मैं ये वाली नोटेशन यूज कर रहा हूँ। अब हाउ मेनी डिफेक्टिव आर देयर, मैंने कहा कि मुझे कितने डिफेक्टिव सेलेक्ट हुए हैं। मैं x इज इक्वल टू 0 वाला केस डिस्कस कर रहा हूँ। तो हो सकता है देयर इज नो डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्टिव सेलेक्ट ना हो। मैंने 10 में से 2 एलसीडी सेलेक्ट कर ली हैं लेकिन डिफेक्टिव एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ। यकीनन कहाँ से एलसीडी सेलेक्ट हो रही होंगी? ऑब्वियसली यहाँ से सेलेक्ट हो रही होंगी, यानी कि 2 एलसीडी दोनों की दो यहाँ से सेलेक्ट हो रही होंगी। या दूसरे लफ्जों में आपने कहा जब x की वैल्यू 0 है तो आप इधर x की वैल्यू मतलब यहाँ पे जो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट ब्रैकेट डिफेक्टिव का है तो जो x इधर है तो वही आप इधर भी लिख दो। बाकी इधर क्या लिखना है वो इधर ऐसे लिखते हैं कि ये जो नंबर 2 लिखा हुआ है इसको इसमें से माइनस करें। बैलेंस करने के लिए 2 माइनस 0, 2 आया तो इधर 2 लिख दो। या इसको कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पास कोई भी डिफेक्टिव सेलेक्ट नहीं होगा और आपको करनी 2 सेलेक्ट थी, कोई भी डिफेक्टिव जब सेलेक्ट नहीं हुआ तो कहाँ से सिलेक्शन हो रही होगी एलसीडी की? नॉन डिफेक्टिव में से दोनों की दोनों सेलेक्ट हो रही है। तो ये एक पॉसिबल केस है जब x की वैल्यू 0। x की पॉसिबल वैल्यूज 3 है, 0, 1, 2। मैंने 0 पे बात कर लिया, अब मैं x की वैल्यू 1 पे बात कर। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। मेरे पास अगेन डिनोमिनेटर में 10c2 ही आएगा, यानी कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल एलसीडीज आर 10, उसमें से 2 सेलेक्ट की जा रही है और रैंडम सिलेक्शन का जब केस आता है तो कॉम्बिनेशन लगाया जाता है, इसलिए मैंने डिवाइड में 10c2 लिख दिया। ऊपर 2 ब्रैकेट्स लगेंगे क्योंकि दो तरह की एलसीडी सेलेक्ट हो रही है। एक हमारे पास डिफेक्टिव एलसीडी से हो रही है, दूसरी हमारे पास नॉन डिफेक्टिव एलसीडी सेलेक्ट हो रही है। तो हाउ मेनी डिफेक्टिव एलसीडीज आर देयर? 3 एलसीडीज आर डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव एलसीडी कितनी है? देयर आर 7 नॉन डिफेक्टिव एलसीडीज। अब कितनी डिफेक्टिव सेलेक्ट हो रही है? एक डिफेक्टिव सेलेक्ट हो रही है। मुझे सेलेक्ट कितनी करनी थी? टोटल 2 करनी थी। तो इधर से जब एक सेलेक्ट हो गई, मुझे करनी 2 थी तो ऑब्वियसली दूसरी कहां से हो रही होगी? यहां से सेलेक्ट हो रही होगी। ये हो गई बात x इज इक्वल टू 1 के लिए। जी x जो है नंबर ऑफ डिफेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी ने पूछा ये सिंप्लीफाई फर्दर कैसे होगा? इसके लिए आप कैलकुलेटर जिंदाबाद, कैलकुलेटर से सारा पूरा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर नहीं है तब भी ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैं अभी लिख दूंगा, उससे भी किया जा सकता है। अभी करते हैं, पहले मैं सारी चीजें लिख दूं, सारी पॉसिबिलिटीज लिख देते हैं, फिर हम इनको कैलकुलेट भी करते हैं। ये पॉसिबिलिटी समझ में आ जाए तो आप समझ लें कि आपको काफी हद तक आगे जाके आसानी हो जाएगी। लास्ट डिनोमिनेटर में हमारे पास अगेन NC2 और फर्स्ट ब्रैकेट इज ऑफ डिफेक्टिव। नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर 3, 7 आर नॉन डिफेक्टिव। कितनी डिफेक्टिव सेलेक्ट हो रही है? दोनों की दोनों सेलेक्ट हो गई। टोटल कितनी सिलेक्शन करनी थी? 2 सिलेक्शन करनी थी, दोनों की दोनों डिफेक्टिव में से 8.5।
एक्स इज इक्वल्स टू 2 जो है, ये मेरे पास पूरा इधर आ चुका है, तो 7C0 हो जाएगा। मतलब हो सकता है इधर से कोई भी सेलेक्ट ना हो। तो ये मैंने जो है यहाँ पे आपको ये पूरा ये चीज करके दिखाई। अब इसको आप फर्दर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपके कैलकुलेटर में भी मौजूद होता है, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पे कैलकुलेटर तो शो नहीं कर सकता हूँ। आपको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कॉम्बिनेशन का, जिनके पास कैलकुलेटर फैसिलिटी नहीं है, वैसे ये होनी चाहिए क्योंकि आपको पूरा कोर्स आगे चलाना वरना मुश्किल हो जाएगा। दिस इज फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन। NCR is equals to n factorial divided by r factorial मल्टीप्लाई बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, इसको आप यूज करें, हर जगह पे यूज करते जाएं, तो ये आपका एक एक चीज हमारे पास पूरा टेबल फिर आराम से जनरेट होता है। हमारे पास x की वैल्यूज जो है 0, 1 एंड 2, एंड f ऑफ x, ये x की वैल्यू 0, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से जो भी चीज आएगी आप इसका आंसर यहाँ पे लिख दें। पार्ट्स में लिखना चाहें या फ्रैक्शन में लिखना चाहें वो आपके ऊपर है। और 1 2 पे हमारे पास ये पूरा PDF यहाँ पे जनरेट हो जाएगा।